जय भीम साथियों। अगर आप कामयाब नेता बनना चाहते हो, अगर आप सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना चाहते हो, अगर आप एक सफल दुखियों को न्याय दिलाने के लिए वकील बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा अर्थशास्त्री आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाना चाहते हो, तो अवश्य सुने बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को। यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को सुनिए। 28वीं बैठक 23 सितंबर 1931। मद संख्या 1, संघीय विधान मंडल में सदस्यों की संख्या और उसका गठन। डॉक्टर अंबेडकर। मैं उप मद संख्या 1, 2, 3 और 4 के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इन विषयों पर मेरे मित्र श्री जोशी ने जो कुछ आप पूर्वाह्न में बोला, सिर्फ एक बात को छोड़कर उनसे मैं सहमत हूँ। इन दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या के बारे में मेरा कोई आग्रह नहीं है। मेरे विचार में हमें कोई निश्चित संख्या लेकर विचार शुरू नहीं करना चाहिए। यह संख्या सभी आवश्यक पक्षों पर विचार कर निश्चित की जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा सदन बनाने के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यह सदन विचार विमर्श का सदन होगा और इसलिए इसका गठन इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो और किसी एक खास हित के लोगों को ही ठूस ठास कर ना भर दिया जाए। एक बड़ा सदन बनाए जाने के विरोध में एक ही तर्क दिया गया है कि हमारा सदन कामकाजी सदन होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इस तर्क में कुछ वजन है और सदन की कार्यकुशलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि उसमें कितने सदस्य हैं, बल्कि इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि उसने अपने लिए कैसे विषय और कैसी कार्य प्रणाली निश्चित की है। इसलिए मैं उस विचार से उसकी सीमा नहीं बनाऊंगा। मैं जिस विषय पर खास तौर से बोलना चाहता हूँ वह उपमद संख्या 4 है। मैं पहले उपमद 4 के भाग खा को लेता हूँ, जो इस प्रकार है। संघीय संरचना समिति को संघीय संविधान बनाने के संबंध में अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कितनी न्यूनतम संख्या में भारतीय राज्यों का शामिल होना आवश्यक समझा जाना चाहिए। यह एक प्रश्न है जिस पर से पर्दा नहीं उठाया गया है। हमें बताया गया है कि भारत का भावी संविधान संघीय संविधान होना चाहिए, लेकिन किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह उन लोगों का मत है जो इस बात पर जोर देते हैं कि संघीय रूप में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के पूर्व भारतीय राज्यों का शामिल होना एक लाजमी बात है। जब तक मैं उन लोगों का दृष्टिकोण इस बारे में निश्चित रूप से ना समझ लूं, तब तक मेरे लिए इस बारे में कुछ कहना कठिन है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं, तो मेरा उत्तर यह है कि संघीय संविधान लागू करने के लिए हमें किसी नियत संख्या में भारतीय राज्यों के शामिल होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि ब्रिटिश भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रश्न को तब तक बस्ते में बंद कर रखे रहेगा जब तक राजा महाराजा भारत की संघीय सरकार में शामिल होने का निर्णय नहीं कर लेते। इसलिए भारत में संघीय सरकार शुरू करने के बारे में जो कुछ हमें करना है वह यह है कि हम संविधान में एक धारा यह जोड़ दें कि महामहिम की सरकार अपने आदेश से नए नए राज्यों को जैसे जैसे वह शामिल होने की इच्छा करेंगे संघ में शामिल कर लिया करेगी। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसी व्यवस्था कनाडा के संविधान में धारा 146
और 147 में और ऑस्ट्रेलिया की संविधान की धारा 121 से 124 में की हुई है। कनाडा के संविधान की धारा 146 में यह प्रावधान है कि 1867 में संघ के गठन के समय जो इकाइयां इसमें शामिल नहीं हुई थी और जो बाद में इसमें शामिल होने की इच्छुक हुई, उन्हें महामहिम की सरकार ने संविधान की इकाई के रूप में शामिल कर लिया था। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह की कोई धारा जोड़ दें तब संघीय संविधान कार्यान्वित करने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। यह राजा महाराजाओं की स्वतंत्रता के अनुरूप रहेगा कि वे संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अब आइए उपमद 5 के भाग का पर विचार करें। इस बारे में महाराजा बीकानेर का यह सुझाव हमें मिला है कि संघ में चाहे एक या सभी राज्य शामिल हों, उन्हें उनकी सारे मतों का अधिकार मिला होना चाहिए जो उनके लिए नियत किए गए हैं। अत्यंत विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है कि मेरे ख्याल से यह प्रस्ताव एक अजीब सा प्रस्ताव है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके बारे में मैं आदरपूर्वक यह कहूँगा कि यह एक निरर्थक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के बारे में जिसे मैं असाधारण कहना चाहता हूँ, कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर एक भी महाराजा संघ में शामिल होता है और विधानमंडल में भाग लेता है, तब उसका एक मत संख्या के लिए सारे राज्यों के मतों के बराबर गिना जाएगा और ब्रिटिश भारत के निवासियों को जो संघ में शामिल होंगे, ऐसा कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा जिससे उन राज्यों में रहने वाले लोगों का भाग्य प्रभावित हो सके जिन्होंने इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं किया है। यह एक अजीब एक तरफा व्यवस्था होगी। जो महाराजा इस विधानमंडल से बाहर रहता है, वह इस प्रावधान के अधीन अपना मत प्राप्त कर सकेगा और अपने पड़ोसी महाराजा या सहयोगी को उसे अंतरित भी कर सकेगा, जिससे वह महाराजा या सहयोगी ब्रिटिश भारत के भाग का फैसला कर सके। मेरा निवेदन है कि यह न्याय रहित है और इसमें कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक मेरा संबंध है, यह ऐसी बात है कि मैं इसकी सहमति कभी भी नहीं दे सकता। सबसे सही और उचित बात तो यह होगी कि जो भी महाराजा संघ में शामिल होने के इच्छुक हैं, उनका मतों के विशिष्ट कोटा तक सीमित रखा जाना चाहिए, जो उन्हें ऐसी व्यवस्था के अधीन निर्धारित किया जाएगा जिसका प्रस्ताव माननीय मिर्जा इस्माइल ने किया है। अगर कोई महाराजा शामिल होता है और उसका एक प्रतिनिधि होता है, तब वह एक मत देने का हकदार होगा। अगर महाराजाओं के वर्ग शामिल होते हैं और माननीय मिर्जा इस्माइल द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के अधीन इस वर्ग को 2 मत निर्धारित किए गए हैं, तब इस वर्ग को वर्ग के रूप में शामिल होना होगा और इसे 2 मत से ज्यादा मत देने का अधिकार नहीं होगा। बाकी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में कम से कम मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता। 30वीं बैठक 25 सितंबर 1931। मद संख्या 4, संघ और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण। डॉक्टर अंबेडकर। माननीय मोहम्मद शफी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं उसे बहुत अहम मानता हूँ। आशा है कि आप मुझे इस प्रश्न पर बाद में ही चर्चा करने का मौका देंगे कि संघीय संरचना उप समिति ने विषयों को केंद्रीय और संघीय रूपों में विभाजित करने का जो सुझाव दिया है, उसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। एक दूसरा सुझाव जो मैं आपके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वह यह है कि क्या इस पर पहले विचार कर लेना और तब इसे बाद में वित्त उप समिति को भेजना उचित नहीं होगा। इस मामले पर आपको विचार करना है। मेरा ख्याल है कि यदि हम किसी निर्णय पर पहुंच जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, चाहे इधर या उधर, कि क्या हम संविधान में द्विभागीकरण की व्यवस्था रखें या यह अच्छा होगा कि हम इन विषयों को उप समिति को विचारार्थ सौंप दें। 34वीं बैठक 14 अक्टूबर 1931। मद संख्या 4, संघ और उसकी इकाइयों में वित्तीय संसाधनों का वितरण। संघीय वित्त उप समिति की रिपोर्ट पर बहस। डॉक्टर अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वित्त उप समिति की रिपोर्ट पर बहस सुनी।
जो पिछले 2 दिनों से चल रही थी। मुझे दुख है कि यह बहस बहुत कुछ नीरस और उबा देने वाली थी। इस उप समिति की सिफारिशों में से अधिकांश से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस बहस में भाग लेना पड़ रहा है। इस उप समिति ने पहले जिस समस्या पर विचार किया है वह संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच संसाधनों का विभाजन है। उप समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें तैयार करते समय उसने संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच संसाधनों के विभाजन को लागू करने के लिए कुछ सिद्धांत तय किए हैं। इन सिद्धांतों का रिपोर्ट के पैरा 8 में उल्लेख किया गया है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच राजस्व के आवंटन की उचित व्यवस्था यह होगी कि अप्रत्यक्ष कर संघ सरकार को और प्रत्यक्ष कर उसकी इकाइयों को दिया जाए। अब यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में मुझे आपत्ति है। इस बारे में मैं पहली बात तो यह कहूँगा कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका बिल्कुल भी कोई आधार नहीं है। मैंने अधिकांश संघीय सरकारों के संविधानों को बड़ी सावधानी से जांचा परखा है और मुझे इस सिद्धांत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला जो वित्त उप समिति की रिपोर्ट के पैरा 8 में बताया गया है। उदाहरण के लिए कनाडा के संविधान की धारा 91 और 92 को लीजिए। इसमें जो व्यवस्था बताई गई है वह यह है कि कनाडा में प्रांतीय सरकारों के लिए वे कर नियत किए गए हैं जिन्हें प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, लेकिन केंद्रीय सरकार को अप्रत्यक्ष कर से बांध नहीं दिया गया है। वहाँ केंद्रीय सरकार को यह छूट दी रखी गई है कि वह प्रत्यक्ष कर लें या अप्रत्यक्ष कर लें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 86, 69 और 90 पर विचार करें तब भी आप देखेंगे कि यही निष्कर्ष निकलता है, हालांकि उनका तरीका कुछ जुदा है। इन धाराओं में यह कहा गया है कि राज्य सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क नहीं लगाएंगे। निश्चय ही इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय सरकार भी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगा सकती है। वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय सरकार की प्रत्यक्ष कर लगाने की छूट बरकरार रखी गई है। उप समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8 में जिस व्यवस्था का वर्णन किया है वह व्यवस्था अमेरिका में वहाँ के संविधान में 16वें संशोधन तक विद्यमान थी जो 1913 में पारित किया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ गलती की हुई। अमेरिका के संविधान में शुरू से ही अमेरिका में प्रत्यक्ष कर लगाने के बारे में केंद्रीय सरकार की शक्ति पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अगर आप अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 2 को देखें तब आपको वहां इस बात का स्पष्ट प्रावधान मिलेगा कि अमेरिका में केंद्रीय सरकार को प्रत्यक्ष कर लगाने की पूरी छूट है। अगर अमेरिका में केंद्रीय सरकार की सत्ता पर कोई पाबंदी लगाई गई है तो वह यह है कि अगर प्रत्यक्ष कर लगाए ही जाते हैं तब उससे प्राप्त राजस्व विभिन्न राज्यों में वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में विनियोजित कर दिए जाएंगे। 1931 के संशोधन में सिर्फ यही प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार पर प्रत्यक्ष कर संबंधी यह पाबंदी अर्थात जनसंख्या के अनुपात में नियोजन किया जाना समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष कर का यह अधिकार शुरू से ही बना रहा। यही नहीं, अमेरिका ने प्रत्यक्ष कर 1864 में और 1894 में भी लगाया था। तब केंद्रीय सरकार पूरी तरह से अप्रत्यक्ष साधनों पर निर्भर थी और कैंटोनों को प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार था। मैं इस बात की कल्पना नहीं करूंगा कि इस समिति का कोई सदस्य भारतीय संघ राज्यों के लिए स्विट्जरलैंड के अनुभव से कोई सीख उद्धृत करने का साहस भी करेगा। इस तरह की तुलना से कोई लाभ नहीं होगा। यह तुलना तो पनीर के साथ सफेद खड़िया मिट्टी के ढेले की तुलना करना जैसा होगा। और वहाँ भी स्विट्जरलैंड के संविधान ने इस व्यवस्था को 1915 में त्याग दिया था और केंद्रीय सरकार को राज्य के नागरिकों पर प्रत्यक्ष कर लगाने की अनुमति दे दी थी। इसलिए अगर यह प्रस्ताव उस विशेषज्ञ समिति को एक निर्देश के रूप में है
तब मैं इस प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति नहीं दे सकता। अब मैं इन संसाधनों के वास्तविक विभाजन के बारे में कुछ कहूँगा जो उप समिति ने पैरा 10 में प्रस्तावित किया है। इस आवंटन के बारे में एक ही कसौटी अपनाई जा सकती है और वह है पर्याप्तता की कसौटी। केंद्रीय सरकार और संघ राज्य की इकाइयों दोनों के लिए जो आवंटन पैरा 10 में दर्शाया गया है, क्या उससे उन्हें पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है? अब इस विभाजन को इस कसौटी से भी परखना संभव नहीं है। मैं उप समिति की कोई अवमानना नहीं कर रहा हूँ, किंतु यह कहना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में आवश्यक बजट अनुमान नहीं दिए गए हैं जिसके आधार पर कोई यह पूर्वानुमान कर सके कि यह आवंटन पर्याप्त है अथवा नहीं। यह विभाजन इस अनुमान पर आधारित हुआ लगता है कि कल्याणकारी कार्यों का संबंध अधिकतर प्रांतीय होता है, इसलिए प्रांतों को राजस्व के ऐसे संसाधन प्राप्त होने चाहिए जिनमें निरंतर विस्तार होता रहे। यह मुख्यतः सच भी है, लेकिन ऐसा प्रावधान करते समय मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वित्तीय प्रणाली में संघ सरकार को राजस्व के पर्याप्त और विकासशील साधनों से वंचित कर दिया है। इस उप समिति की रिपोर्ट के पैरा 10 को लीजिए, जो प्रस्तावों का राजस्व पक्ष है। सबसे पहले राजस्व का स्रोत सीमा शुल्क बताया गया है। अब ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर सीमा शुल्क का राजस्व निर्भर करता है। पहली बात तो यह है कि यह व्यापार में उन्नति या व्यापार में अवनति पर निर्भर करता है। जब अवनति होती है तब निर्यात भी घट जाता है, जनता की उपयोग शक्ति भी कम हो जाती है और इस सीमा तक आयात भी कम हो जाता है। इसका अर्थ है सीमा शुल्क के राजस्व में कमी। दूसरे राजस्व का यह स्रोत आमतौर पर टैरिफ की उस नीति पर निर्भर करता है जो आगे आने वाले वर्षों में अपनाई जाएगी। हो सकता है कि भारत में ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए जो पूर्ण संरक्षण पर विश्वास करती है और इस प्रकार बाहर से किसी भी ऐसी वस्तु के आयात पर रोक लगा देती है जो देश में बन रही वस्तु और उसके उद्योग से होड़ लगाती हो। अगर ऐसा होता है, अर्थात अगर घोर संरक्षणवाद की नीति के द्वारा आयात बंद कर दिया जाता है, तब सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर ऐसी पार्टी सत्ता में आती है जो मुक्त व्यापार और किसी भी प्रकार के संरक्षण में विश्वास करती है, तब फिर सीमा शुल्क का राजस्व एक क्षीण साधन बनकर रह जाएगा जिस पर संघ सरकार को निर्भर रहना है। अब आइए संघ सरकार के राजस्व के दूसरे साधन पर विचार करें। यह साधन है अफीम। भारत सरकार द्वारा प्रचारित सूचना के अनुसार मैं देखता हूँ कि भारत सरकार का यह कहना है कि अफीम के निर्यात पर उसका राजस्व खत्म हो जाएगा, जो लगभग 2 करोड़ रुपया है, लेकिन उसे दवाई के रूप में इस्तेमाल होने वाली अफीम की बिक्री से 10 या 15 लाख रुपये की आय होती रहेगी। इससे स्पष्ट होता है कि संघ सरकार को उसके राजस्व साधनों से कितनी कम आय होती है। उप समिति ने संघ सरकार के लिए राजस्व का तीसरा साधन नमक कर बताया है। अब हम सभी जानते हैं कि यह साधन झगड़े की जड़ रहा है और यह भारतीय राजनीति का एक मुद्दा बन गया है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तब यह कर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब इस सवाल के बावजूद कि कांग्रेस इस कर को बिल्कुल खत्म करने में सफल होती है या नहीं, इतना तो निश्चित है कि इस कर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता कि इससे संघ सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि इसका संबंध भारत में रहने वाली साधारण जनता के रहन सहन के स्तर से है। अब अंत में आपके विचारार्थ निगम कर है जिसे इस उप समिति ने संघ सरकार के राजस्व का एक साधन बताया है। मुझे बताया गया है कि इससे लगभग 3 करोड़ रुपये की आय होती है, अतः स्पष्ट है कि इस समय इससे बहुत ही थोड़ी आय होती है। मेरा ख्याल है कि अगर हम भारत की समृद्धि के लिए औद्योगिकीकरण को बहुत ही आवश्यक मानते हैं और अगर हम यह भी स्वीकार करते हैं कि औद्योगिकीकरण के लिए पूंजी का नियमित किया जाना भी जरूरी है, तब मेरी शंका है कि हम इस कर में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते। नहीं तो पूंजी को नियमित करने की
क्रिया प्रभावित होने लगेगी। बजट के राजस्व पक्ष के बारे में मेरे यही विचार है। अब मैं व्यय पक्ष पर आता हूँ। उप समिति का यह दृष्टिकोण है कि केंद्र में सरकार का काम और कुछ नहीं बल्कि रक्षा करना है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आजकल के युग में हर सरकार का यही कार्य रह गया है। इतिहास में एक ऐसा समय था जबकि सरकार का उचित कार्य व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन मेरा विचार है कि अब समय बदल गया है। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि सरकार को सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसे कल्याण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह मेरा निजी विचार है। अन्य सदस्यों के कुछ भिन्न विचार हो सकते हैं कि केंद्र में स्थित सरकार को स्वयं कुछ कल्याण कार्य शुरू करने होंगे, जो मेरे विचार में भारत के लिए विशेष प्रकार के होंगे। मैं सोचता हूँ और मैं इसका प्रस्ताव अन्यत्र भी करूँगा कि केंद्र में स्थित सरकार को उन लोगों के लिए जिन्हें हम दलित वर्ग कहते हैं, सुरक्षा और सहायता करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दलित वर्ग की समस्या और छुआछूत दूर करने की समस्या पर अब सिर्फ स्थानीय या प्रांतीय समस्या के रूप में विचार न किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझा जाए, जिसके बारे में सारा भारत चिंतित है। मैं चाहता हूँ केंद्र में स्थित सरकार जंगलों में रहने वाली जनजातियों को सभ्यता की धारा में शामिल करने का दायित्व स्वीकार करे, जिनकी संख्या दलित वर्ग के लोगों के लगभग बराबर ही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार उस वर्ग के लिए भी कुछ करने का दायित्व ले जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मेरा निवेदन है कि केंद्रीय सरकार इस प्रकार के कल्याण कार्य करे जिससे हर व्यक्ति को और हर समुदाय को इतना सब जीवन तो मिल सके जिसे मैं न्यूनतम कहता हूँ। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से कार्य हैं जिनका संबंध सारे भारत से है या जिनका संबंध किसी एक प्रांत से है और जिन्हें करना उस प्रांत की क्षमता से बाहर की बात है। उदाहरण के लिए मलेरिया प्रकोप लीजिए। कुछ प्रांतों में इसका असर कम है, लेकिन कुछ प्रांतों में मुझे बताया गया है कि यह जनशक्ति को समाप्त करता जा रहा है। वह प्रांत इसका उन्मूलन करने में आर्थिक या वित्तीय दृष्टि से समर्थ नहीं है। इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए और इस कारण राष्ट्रीय सरकार को अपने ऊपर कुछ कल्याणकारी कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना होगा। लगता है कि इस उप समिति ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा है कि संघीय सरकार उन कारणों को छोड़कर जो सभी प्रांतों में समान है, कुछ विशेष कारणों से जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को आर्थिक सहायता दिया करेगी। यह सहायता इन प्रांतों को इसलिए दी जाएगी कि इन प्रांतों को कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिनका संबंध सारे राष्ट्र की समस्या से है। इसी तरह नए नए प्रांतों का गठन हो सकता है। ऐसी दशा में संघीय सरकार उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दिया करेगी जिससे ये बने रह सकें। अब आप अगर व्यय पक्ष पर मोटे तौर से देखें, जैसा कि मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है, और उसकी तुलना राजस्व पक्ष से करें जिसका प्रस्ताव इस उप समिति की रिपोर्ट में किया गया है, तो यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि संघ सरकार के लिए जिस वित्तीय प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है वह इतनी ही है कि संघ सरकार सामान्य दिनों में सांस लेने के लिए पानी से ऊपर अपना सिर बाहर रख सके और शायद यह भी ना हो सके। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगर कोई तूफान आएगा तो उसमें यह डूब अवश्य जाएगी। आइए उप समिति ने पैरा 21 में आपातकाल के बारे में, मुझे गंभीर आपातकाल कहना चाहिए, क्या प्रस्तावित किया है उसे भी देखें। इस उप समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघीय सरकार को अपने सभी इकाइयों से अंशदान करने का अधिकार होना चाहिए। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह उपाय सुरक्षित और सुनिश्चित उपाय है? क्या यह ऐसा उपाय है जिस पर हर किसी स्थिति में निर्भर रहा जा सकता है? गंभीर आपातकाल में संघीय सरकार को अंशदान करने की इच्छा के बारे में कल मेरे एक सम्मानित मित्र ने एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर
प्रांतों को गंभीर आपातकाल में संघीय सरकार की सहायता करनी पड़ेगी, तब प्रांतों को यह विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई आपातकाल है या नहीं। अब मैं यह नहीं कह सकता कि इस दृष्टिकोण को सब लोग स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन यह दृष्टिकोण एक बात का सूचक अवश्य है कि जब कभी आपातकाल की स्थिति पैदा होगी, तब विभिन्न प्रांत संघीय सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या आपातकाल की स्थिति में राज्यों पर उनसे उनका अंश प्राप्त करने के लिए निर्भर रहा जा सकता है? मैंने यह प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि मैं इसका उत्तर भी दूं। जो भी हो, मेरा ख्याल है कि यह प्रणाली निर्भर रहने योग्य नहीं है। जहां तक प्रांतों की सामर्थ्य का प्रश्न है, हम इस संबंध में थोड़ा बहुत निश्चित रह सकते हैं। आपात स्थिति में राज्यों की सामर्थ्य के बारे में आपात स्थिति के उद्देश्य से मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निष्कर्ष यह है कि पर्याप्तता के विचार से, विस्तारशीलता और आपात स्थिति के विचार से सबसे उत्तम उपाय यह है कि संघीय सरकार की वित्तीय प्रणाली के आधार को विस्तृत और व्यापक बनाया जाए। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारें दोनों के लिए आयकर राजस्व का एक समान स्रोत समझा जाए, जिससे प्रत्येक सरकार को जब कभी कोई आवश्यकता हो उस प्रकार के अंशदान पर निर्भर रहे, बगैर जिनका उल्लेख पैरा 21 में किया गया है, इस स्रोत का उपयोग करने का अधिकार रहे। अब जब मैं इस पर विचार कर ही रहा हूँ, तब मैं इस संबंध में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आयकर में प्रत्येक का अंश किस प्रकार होगा। लेकिन इससे पहले मैं दो संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि संघ सरकार और उसकी इकाइयों के बीच, मैं खासतौर से ब्रिटिश भारत के प्रांतों के बारे में बोल रहा हूँ, जिस किसी प्रकार का आवंटन परस्पर अंततः तय किया जाए, उसमें हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रांतीय वित्त व्यवस्था स्वतः पूर्ण हो और यह किसी अनुदान या अंशदान पर निर्भर नहीं रहे। दूसरा, हम प्रांतीय वित्त व्यवस्था इस प्रकार की बनाएं कि यह उस उत्तरदायित्व की भावना की विरोधी नहीं हो जो प्रत्येक कार्यकारिणी में विधान मंडल के प्रति होनी चाहिए। अध्यक्ष, क्या मैं आपकी टिप्पणियों को सही समझा हूँ कि सारी प्रांतीय समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रांतीय वित्त के बारे में जो सिद्धांत रखा उससे मैं सहमत हूँ और मेरा ख्याल है कि आपकी का यही आशय है कि ये सभी प्रांतीय प्रश्न जल्दी से जल्दी सुलझा लिए जाने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, इन्हें सुलझाया जाना चाहिए। इन दोनों संकल्पनाओं के बाद महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं आयकर के किसी ऐसे विभाजन का अनुमोदन नहीं करूंगा जिससे आयकर की दरों को निश्चित और उससे होने वाली आय को अपने और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित करने का अधिकार संघ सरकार को दे दिया जाए। मैं चाहता हूं कि कराधान के आधार को आवंटित किया जाए, एक आधार संघीय सरकार को तो दूसरा आधार प्रांतीय सरकार को दिया जाए। मैं चाहता हूं कि कराधान जांच समिति द्वारा प्रस्तावित प्रणाली को लागू किया जाए। जहां तक आयकर के विभाजन का संबंध है, मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत आय प्रांतों को और शेष आय संघीय सरकार को आवंटित की जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि व्यक्तिगत आय पर कर की दर संघीय सरकार के द्वारा निश्चित न की जाकर हर प्रांत के द्वारा अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाए। 35वीं बैठक 15 अक्टूबर 1931, मत संख्या 4, संघ और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन, संघीय वित्त उप समिति की रिपोर्ट पर बहस। डॉक्टर अंबेडकर, अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि वित्तीय समिति ने संघ सरकार के लिए जो वित्तीय प्रणाली प्रस्तावित की है वह मुझे अपर्याप्त और अविकासशील लगती है। यह उस भार के अनुरूप नहीं है जो किसी आपात स्थिति के उत्पन्न होने पर संघ की सरकार पर पड़ सकता है, और इसलिए दोनों सरकारों के लिए आयकर को आय का एक समान स्रोत बनाकर उप समिति द्वारा राजस्व के प्रस्तावित आवंटन में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि संसाधनों का आवंटन
करते समय दो संकल्पनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहली संकल्पना यह है कि वित्तीय व्यवस्था चाहे वह संघीय हो चाहे प्रांतीय स्वायत्त और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। दूसरा यह कि यह ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कार्यकारिणी में उत्तरदायित्व की वह भावना कम हो जाए जो उसकी विधानमंडल के प्रति होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि जो आर्थिक सहायता या अंशदान स्वायत्तपूर्ण और आत्मनिर्भर वित्त व्यवस्था के अनुरूप नहीं है उससे कार्यकारिणी में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को क्षति पहुंचेगी और उससे विधानमंडल कार्यकारिणी के प्रति उदासीन हो जाएगा। पूर्ति को आश्रित करने की शक्ति और बाहर से प्राप्त पूर्ति के विनियोजन को अस्वीकृत करने की शक्ति का होना कार्यकारिणी को नियंत्रित करने और उसे विधानमंडल की इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं है। इस दृष्टिकोण से राजस्व के साधनों को विभाजित करने की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप उन्हें इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि इससे संघ और प्रांत दोनों की वित्त व्यवस्था स्वायत्तपूर्ण और आत्मनिर्भर बन जाए, या आप इसे इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि इसके विभाजन के बाद जो वित्त व्यवस्था बने वह आर्थिक सहायता और अंशदानों के द्वारा समायोजन किए बगैर स्वायत्तपूर्ण न हो और आत्मनिर्भर न बन सके। आयकर पर विचार करने पर उसे राजस्व के एक संयुक्त साधन बनाए जाने का सुझाव देते समय मेरे ध्यान में यही बातें रही थी। आयकर को राजस्व का संयुक्त साधन बनाने के दो उपाय हैं। पहला, जिसे आप साधन का पृथक्करण और आय का विभाजन कह सकते हैं, और दूसरा साधनों का आवंटन या बंटवारा और आय का विभाजन। पहले उपाय में दर निश्चित करने का अधिकार इन दोनों पक्ष में से केवल एक पक्ष का होगा और यह काम स्वभावतः संघीय सरकार का ही होगा। प्रांतों का काम और कुछ नहीं केवल कर से होने वाली आय में से सिर्फ अपना अंश प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरे उपाय के अधीन दोनों को अपने अपने यहाँ आयकर की दरों को निश्चित करने का अधिकार होगा। एक प्रांत आयकर की अपनी दरें निश्चित करेगा जो उसी प्रांत में लागू होंगी। संघ आयकर की अपनी दर निश्चित करेगा जो संघ की सभी इकाइयों में लागू होगी। इस बारे में कि आयकर निश्चित करने और उसे वसूल करने के लिए संघीय सरकार का प्रशासन बना रहे, मेरा विचार है कि राजस्व के आवंटन के लिए दूसरा उपाय अपनाया जाना चाहिए। यह उस प्रणाली से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होगी जो फ्रांस, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों में प्रचलित है। इस योजना के तहत आयकर की दो दरें होंगी। नंबर 1, संघीय दर जो संघीय सरकार द्वारा उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाएगी, और नंबर 2, प्रांतीय दर जिसे प्रांत समय समय पर अपनी अपनी वित्तीय आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया करेंगे। कुल मिलाकर यह कर, जैसा कि इस समय होता है, संघीय सरकार द्वारा प्रशासित हो और संग्रहित किया जाया करेगा। इस योजना के लाभ स्पष्ट हैं। पहला, इसके फलस्वरूप अनुदान और अंशदान की पद्धति खत्म हो जाएगी और प्रत्येक इकाई की वित्तीय व्यवस्था स्वायत्तपूर्ण और आत्मनिर्भर बन जाएगी। दूसरा, इससे कार्यकारिणी में उत्तरदायित्व की भावना बनी रहेगी क्योंकि अपनी पूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे विधानमंडल पर उसके द्वारा आयकर की दर निश्चित करने पर निर्भर रहना जरूरी हो जाएगा। तीसरा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा ख्याल है कि किसी एक प्रांत पर दूसरे प्रांत के लाभ के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। साधन को पृथक करने की दूसरी प्रणाली के अधीन सभी प्रांतों के लिए एक ही संघीय दर होगी और आय का विभाजन होगा। इससे जो रकम किसी एक प्रांत में संग्रहित होगी यह जरूरी नहीं कि वह विभाजन में उसके अंश के बराबर ही हो। कुछ प्रांत ज्यादा दे रहे होंगे और कम प्राप्त कर रहे होंगे। ऐसे प्रांतों के लिए यह योजना और कुछ नहीं सिर्फ एक छलना होगी जिसके तहत किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लाभ के लिए ज्यादा कर लिया जा रहा होगा। मैं जिस प्रणाली का प्रस्ताव कर रहा हूं उस पर वे लोग आपत्ति कर सकते हैं जो व्यापार और उद्योग के लिए आयकर की एक समान दर के होने पर जोर देते हैं। दरों का एक समान होना निश्चय ही एक स्मरणीय
बात है और इसके महत्व के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहना एक आसान बात है। भारत भी उतना ही विशाल है जितना यूरोप। यूरोप में आयकर की दरों में एक समानता नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ अन्य देशों की तरह बड़ी अच्छी तरह व्यापार और उद्योग चल रहा है। तब भारत में ऐसा क्यों ना हो? इसके अलावा जो लोग आयकर की एक समान दर होने पर जोर दे रहे हैं, वह कृपया यह बताएं कि भारत में भूमि कर के बारे में जैसी कि इस समय स्थिति है, वह किस प्रकार अपने को चुप किए रहते हैं। इस बारे में कोई एक समानता नहीं है, बल्कि भूमि कर की ये दरें इतनी ऊंची नीची हैं कि उन्हें देखकर बेहद हैरानी होती है। यह दरें किन्हीं दो प्रांतों में एक जैसी नहीं है और न किन्हीं दो प्रांतों में इन दरों की कर प्रणाली में कोई समानता है। इसलिए उप समिति ने जिस रीति से आवंटन करने का सुझाव दिया है, उसमें संशोधन करने के लिए मैंने आयकर को जिस रूप में ग्रहण करने के बारे में सदस्यों के प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करते हुए जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उसमें उक्त प्रकार की आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। इससे सामान्य दिनों और आपात स्थिति दोनों ही स्थितियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। मैंने कल एक बात कही थी, मैं अपने उस कथन को वापस लेता हूँ। मैंने कहा था कि मेरी योजना वही है जो कराधान जांच समिति ने प्रस्तावित की थी। ऐसा एक गलती के कारण भूल से हो गया। यह गलती मेरी टिप्पणियों में थी जिन्हें मैंने बहस के लिए तैयार किया था। मुझे यह कहना चाहिए था कि उन्होंने इस पर विचार किया था, उन्होंने इसका सुझाव नहीं दिया था, हालांकि उन्हें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं थी। अगला विषय उप समिति की रिपोर्ट का पैरा 12 है, जिसमें कराधान की शेष शक्तियों पर विचार किया गया है। उप समिति ने यह अनुमान कर लिया है कि निर्णय इन शक्तियों को प्रांतों में निहित कर दिए जाने के पक्ष में होगा। इस आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंची कि अनिर्धारित करों के लगाने की शक्ति इकाइयों के हाथों में होनी चाहिए। उप समिति ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया है कि वह इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंची है, लेकिन पैरा 12 में एक अंश है जिसमें यह बताया गया है कि इस सुझाव के अलावा कोई दूसरा सुझाव देने में उप समिति संवैधानिक आपत्ति होने का अनुभव करती है। इससे यह प्रतीत होता है कि उप समिति का यही दृष्टिकोण है कि किसी भी संघ में कराधान की शेष शक्तियां इकाइयों में नियत होनी चाहिए। अब मेरा निवेदन है कि यह जरूरी नहीं कि संघ बनने के कारण ऐसा ही होता है। अगर आप कनाडा के संविधान की धारा 91 पैरा 3 को देखें कि कनाडा में जिसके संविधान को सभी संघीय संविधान के रूप में स्वीकार करते हैं, वहाँ की केंद्रीय सरकार को कराधान संबंधी जो शक्तियां दी गई हैं, उन्हें किसी ऐसे परंतुक से सीमित नहीं कर दिया गया है जिसे उप समिति ने अपनी सिफारिशों में शामिल किया है। मैंने जिस अंश का अभी उल्लेख किया है, उसमें हर तरह की संभावित व्यापकता है। इस अंश में केंद्रीय सरकार को कराधान के मामले में पूरी की पूरी और असीमित शक्ति प्रदान की गई है, जितनी कि किसी केंद्रीय सरकार को दी जा सकती है। लेकिन शायद आप यह कह सकते हैं कि मैंने आपके सम्मुख एक गलत उदाहरण दिया, क्योंकि कनाडा के संविधान के तहत शेष शक्तियां इकाइयों में निहित न होकर वहाँ की केंद्रीय सरकार में निहित हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ जहाँ शेष शक्तियां इकाइयों में निहित हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहाँ कराधान की शेष शक्तियां इकाइयों को नहीं दी गई हैं, बल्कि वे संघीय सरकार के लिए छोड़ दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 51 पैरा 2 में कहा गया है कि कराधान की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होगी, बशर्ते यह विभिन्न राज्यों में या राज्यों के भागों में भेद करने के लिए नहीं होगी। अब इससे स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है? यहाँ तक कहा गया है कि यह शक्ति इतनी ज्यादा व्यापक है कि ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि इससे उसके हाथों में राज्यों की कराधान प्रणाली को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई है। यहाँ मैं मूर ने कॉमनवेल्थ और ऑस्ट्रेलिया प्रथम संस्करण नामक पुस्तक में जो टिप्पणी लिखी है, उसमें से अंश
की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जिसमें इस विषय का विवेचन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया संघ को कराधान के बारे में कितनी अधिक शक्ति दी गई है, उसके बारे में वह लिखते हैं, यह देखा गया है कि कॉमनवेल्थ की स्थापना के बाद राज्यों पर पाबंदी लग गई है कि वह कॉमनवेल्थ की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाएंगे। शायद यह कॉमनवेल्थ की भावना के हित में है और इसलिए कि एक समान सीमा शुल्क लेने से वह कोई अन्य सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क नहीं लगाएंगे और न ही अंतर्जातीय व्यापार, वाणिज्य या आवागमन पर कोई अन्य कर लगाएंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों में ब्रिटिश लोगों के साथ जो भेदभाव होता था वह रद्द हो जाता है। इसके बाद जो कुछ लिखा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः यह बताया गया है कि कराधान के बारे में कॉमनवेल्थ की कानून बनाने की शक्ति होने से राज्यों के कराधान को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही व्यापक अधिकार मिल जाते हैं। यह एक ऐसा संविधान है जहाँ शेष शक्तियाँ राज्यों में निहित हैं, लेकिन वित्तीय मामलों में शेष शक्तियाँ राज्यों में नहीं बल्कि संघीय सरकार में निहित है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 को लीजिए, यहाँ पर भी कानून बनाने की शेष शक्तियाँ राज्यों में निहित है, संघीय सरकार में निहित नहीं है। फिर भी अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 8 में यह प्रावधान है, कांग्रेस को कर, शुल्क, महसूल और उत्पाद शुल्क लगाने व वसूल करने, ऋण चुकाने, अमेरिका की सामान्य सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। लेकिन यह सभी शुल्क, महसूल और उत्पाद शुल्क सारे अमेरिका में एक समान होंगे। यहाँ पर भी आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि अमेरिका में केंद्रीय सरकार की कराधान संबंधी शक्ति पर कोई भी अंकुश लगाया गया है। इसलिए जहाँ तक संवैधानिक कानून का संबंध है, उप समिति ने जिस तरह की सिफारिश की है उसके लिए कोई ठोस कारण नहीं मिलता। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न एक बिल्कुल बनावटी प्रश्न है जो किसी भी देश में नहीं उठा है कि कराधान की शेष शक्तियाँ संघीय सरकार में नियत होनी चाहिए या ये शेष शक्तियाँ प्रांतों में नियत होनी चाहिए। यह प्रश्न भारत में क्यों उठा, उसका कारण यह है कि हमने अपने मौजूदा अंतरण विषयों में कराधान की एक बेतुकी प्रणाली शुरू की है जिसे कराधान की अनुसूचियां कहा जाता है। यह कहीं पर भी नहीं है, इसे किसी भी सरकार ने या संघीय संविधान बनाने वाली किसी भी सत्ता ने कभी भी निर्धारित नहीं किया। हम लोग कराधान के क्षेत्र का ही विभाजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन अनुसूचियों को रखकर एक खास तरीका और एक खास स्वरूप निश्चित कर रहे हैं जिसके आधार पर कराधान की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मैं इसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। पहली बात तो यह है कि इससे कराधान की प्रणाली लीक में बन जाएगी और यह हमारे भावी एक्सचेकर चांसलरों के नए नए तरीके सोचने की ताकत को कुंद कर देगी। मेरा ख्याल है कि कोई भी एक्सचेकर चांसलर ऐसी वित्तीय प्रणाली की व्यवस्था करने का दायित्व लेना स्वीकार नहीं करेगा जिसमें कराधान संबंधी उसकी शक्तियों के बारे में ही नहीं बल्कि किसी खास कर को लगाने की इच्छा के संबंध में उसका विवेकाधिकार सीमित रहेगा। इसलिए मेरा विचार है कि हम अपने संविधान में से इन अनुसूचियों को बिल्कुल निकाल दें और कराधान के क्षेत्र का उस रीति से विभाजन करें जैसा कि अन्य संघीय देशों में किया जाता है, अर्थात प्रांतीय सरकारों पर एक साधारण सी पाबंदी लगी होती है कि संघीय सरकार जो भी सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाना चाहेगी, प्रांतीय सरकारें उस कर राशि का उपयोग नहीं करेंगी और बाकी कर राशि दोनों सरकारें जिस प्रकार चाहेंगी आपस में विभाजित कर लेंगी। मेरा कहना है कि अन्य संघीय देशों में ठीक नहीं किया गया है। इसलिए मेरा विचार है कि हमें अपने संविधान में कराधान की शेष शक्तियों वाले इस सिद्धांत को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं संघीय वित्त में राज्यों की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैंने
उप समिति की रिपोर्ट में इस पक्ष को पढ़ा, तब मैंने सहज ही यह देखने की कोशिश की कि संघीय सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों में शामिल करने के लिए राज्यों से राजस्व की कौन सी मद प्राप्त हुई है। मैं देखता हूँ कि राज्यों द्वारा कोई भी अतिरिक्त संसाधन संघीय सरकार को नहीं दिया गया है। जहाँ तक सीमा शुल्क का संबंध है, स्पष्ट है कि यह राजस्व कभी भी राज्यों का राजस्व नहीं रहा, जिसके बारे में उसका कोई दावा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसके अधीन अपने ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं लिया। जहाँ तक नमक के बारे में प्रश्न उठता है, यह एक ऐसा राजस्व है जिस पर खरीद के कारण भारत सरकार का अधिकार निहित है, राज्यों का नहीं। जहाँ तक मुद्रा लाभों का प्रश्न है, यह तो ब्रिटिश भारत के हिसाब में जाएगा। हस्तांतरित क्षेत्रों के नगद अंशदान और राजस्व का जहाँ तक संबंध है, यह तो केंद्रीय सरकार के राजस्व का स्रोत रहे हैं और यह स्थिति संघ के बिना भी रहती, इसलिए स्पष्ट है कि संघ में शामिल होने पर राज्य कोई ऐसी मद नहीं छोड़ेंगे जिस पर उनका कोई अधिकार कहा जा सकता हो। मैं उनका केवल एक ही योगदान देख रहा हूँ और वह है भारत की सुरक्षा के सैन्य बल पर उनका योगदान। भारत सरकार द्वारा बनाई गई इस कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि इस समय सेना पर राज्यों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि नगण्य है, अर्थात सिर्फ 2 करोड़ और 38 लाख रुपया है। मैंने इस रिपोर्ट पर दूसरी बात जो देखनी चाहिए वह यह है कि संघ के वित्तीय खर्च के बारे में प्रांतों और राज्यों की बताई गई तुलनात्मक जवाबदेही। जब मैंने इस प्रश्न पर विचार किया, तब मैंने देखा कि समानता के सिद्धांत को बिल्कुल ही हवा में उड़ा दिया गया है। कृपया आप भी इस सारी रिपोर्ट में इस असमानता पर ध्यान दें। पहली, प्रांतों को संघ सरकार के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों को वहन करना होगा। राज्यों को केवल प्रत्यक्ष कर वहन करना है। समिति ने इस बात पर भी जोर नहीं दिया है कि ये राज्य कंपनी कर को वहन करें। ये राज्य प्रत्यक्ष कर तो वहन करेंगे ही नहीं, बल्कि इनको ऐसे प्रत्यक्ष करों से भी छूट दे दी जाएगी जो ये इस समय वहन कर रहे हैं। ये है नजराना और नगद अंशदान। दूसरी, प्रांतों को अपने यहाँ सीमा शुल्क लगाने की मनाही की गई है, लेकिन राज्यों के लिए इन शुल्कों को अपने यहाँ लगाने का हक बरकरार रखा गया है। यह इस बात के बावजूद है कि उप समिति स्वीकार करती है कि संघ बनाने का एक उद्देश्य यह है कि सारे संघ क्षेत्र में वाणिज्य पर कोई पाबंदी नहीं रहे। समिति इस बात को स्वीकार करती है कि आंतरिक सीमा शुल्क पर राज्यों का हक बने रहने से संघीय सरकार की आय पर बुरा असर पड़ेगा। तीसरी, प्रांतों की संघीय सरकार से ऋण लेने के लिए अपने राजस्व को जमानत के तौर पर रखना होगा, लेकिन राज्य दायित्व के इस बोझ से मुक्त रहेंगे, जो हालांकि संघ की वैसी ही इकाइयां हैं जैसे कि सारे प्रांत हैं। राज्यों को आंतरिक सीमा शुल्क रखने का जो हक बरकरार रखा गया है, उसके कारण हर कोई समझ सकता है। हम जानते हैं कि अगर उन्हें उनका अपना आंतरिक शुल्क देने के लिए मजबूर किया गया तो उनकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाएगी, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उप समिति ने राज्यों को संघीय सरकार की प्रत्यक्ष बोझ को वहन न करने की छूट क्यों दी। न हम उन कारणों को ही समझ पाते हैं जिनसे प्रेरित होकर उप समिति को इस बात की सिफारिश करनी पड़ी कि संघ सरकार से ऋण लेने के लिए राज्यों को अपने राजस्व को जमानत के तौर पर रखने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, समारोहों के अवसरों पर प्रांतों और राज्यों के भेद को मंजूर किया जा सकता है। हम सलामियां नहीं लिया करेंगे और इन मामलों में हम उन्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जो वह चाहें, लेकिन जब धन का मामला आएगा तो मेरा ख्याल है कि हमें कामकाज की बात वाला सिद्धांत ही अपनाना चाहिए। अगर संघ के हित में ब्रिटिश भारत त्याग कर रहा है, तब उन इकाइयों से संघ के हित में वैसा ही त्याग करने के लिए कहने का उसे पूरा अधिकार है। इसलिए मैं समिति
की रिपोर्ट के इस भाग में निम्नलिखित संशोधन करने का अनुरोध करता हूँ। नंबर 1, राज्यों को प्रत्येक कर पर संघीय सरकार का हक स्वीकार करना चाहिए। जब तक यह नहीं होता है तब तक नकद अनुदान का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, एक ऐसी समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें राज्यों को अपनी वित्तीय प्रणाली में समुचित परिवर्तन कर अपने आंतरिक सीमा शुल्कों को समाप्त करना होगा, जिससे संघीय सरकार की वित्तीय प्रणाली पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 3, संघीय सरकार से ऋणों के लिए राज्यों को अपना राजस्व जमानत के रूप में रखना होगा। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बस मुझे यही कहना था।